हेलो दोस्तों। हम लोग पी वाई सीरीज कर रहे हैं, पी वाई क्यू, जिसमें कि विभिन्न पीसीएस में पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं और आईएएस में भी पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स जनरल के लिए भी और जैसे बीपीएससी के थ्रू जो टीचर्स का एग्ज़ाम लिया जाता है उसके लिए भी एवं अन्य स्टेट में भी जो टीचर्स का एग्ज़ाम लिया जाता है उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, या फिर जहाँ भी जनरल स्टडीज़ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। ठीक है दोस्तों। जनरल में जैसे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, बीएसएससी इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, इन सब के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। मिडाइवल हिस्ट्री मतलब मध्यकालीन भारत के इतिहास का क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिख संप्रदाय से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो गुरु अंगद को नियुक्त किया था अपना उत्तराधिकारी गुरु नानक ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डी आंसर हो जाएगा। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो गुरु अंगद को नियुक्त किया था, डी आंसर हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी पंजाब में हुआ था। ये सिखों के पहले गुरु थे। इन्होंने नानक पंथ चलाया। अपने शिष्य लहना को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। लहना गुरु अंगद के नाम से सिखों के दूसरे गुरु बने। इन्हें गुरुमुखी लिपि का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, जो लहना थे वो गुरु अंगद के नाम से सिखों के दूसरे गुरु बने थे और इन्होंने ही गुरुमुखी लिपि का गुरुमुखी लिपि चलाया था। ठीक है, गुरुमुखी लिपि का जन्मदाता माना जाता है किनको? तो गुरु अंगद को। ध्यान रखेंगे डिटेल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था। तो पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था किसने? तो गुरु रामदास ने स्थापित किया था। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था गुरु रामदास ने। ठीक है, पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? तो गुरु रामदास ने स्थापित किया था पंजाब में अमृतसर नगर को। ठीक है, डिटेल्स देखते हैं। चौथे गुरु रामदास के समय में मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें 500 बीघा भूमि दान दी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। उनको और उनकी पत्नी बीबी भानी को अकबर द्वारा प्रदान की गई भूमि पर अमृतसर का शहर बना। पहले इस शहर का नाम रामदासपुर रखा गया, परंतु बाद में वह खुदे हुए तालाब के नाम पर उसका नाम अमृतसर पड़ गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चौथे गुरु रामदास के समय में मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें 500 बीघा भूमि दान दी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। उनको और उनकी पत्नी बीवी भानी को अकबर द्वारा प्रदान की गई भूमि पर अमृतसर का शहर बना। ठीक है, पहले उस शहर का नाम रामदासपुर रखा गया, परंतु बाद में वहां खुदे हुए तालाब के नाम पर उसका नाम अमृतसर पड़ गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे डिटेल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो गुरु रामदास को दी थी। ठीक है, अकबर ने 500 बीघा जमीन किस सिख संप्रदाय को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो गुरु रामदास को दी थी, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित है? तो कौन सा युग्म सही सुमेलित है? गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ। ठीक है, गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ का संकलन किया था गुरु अर्जुन देव ने, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया था। ठीक है, किसको? तो गुरु अर्जुन देव को। गुरु अमरदास ने धार्मिक साम्राज्य को 22 मंजियों अथवा भागों में बांटा था। प्रत्येक मंजी एक सिख के अधिकार में रखी गई। दल
खालसा की स्थापना कर्पूर सिंह ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने की थी। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? किसको? तो गुरु ये राजकुमार खुसरो की सहायता किसने की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने की थी। ठीक है, गुरु अर्जुन देव जो कि सिखों के 5वें गुरु थे, उन्होंने ही राजकुमार खुसरो की सहायता की थी। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। मुगल बादशाह जहांगीर के शहजादे, जहांगीर का बेटा था, ठीक है, शहजादे खुसरो ने 1606 ईस्वी में विद्रोह किया। वह भागकर पंजाब गया, जहां गुरु अर्जुन देव ने उसे आशीर्वाद दिया और संभवतः कुछ आर्थिक सहायता भी दी। जहांगीर इस घटना से गुरु से अप्रसन्न हो गया। उसने गुरु पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जिसे देने से इनकार करने पर गुरु को बंदी बना लिया गया और बंदी गृह में कठोर यातनाएं देकर उन्हें मार दिया गया। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने अमृतसर तालाब के मध्य में हरमिंदर का निर्माण करवाया। गुरु अर्जुन देव ने तरन तारण करतारपुर नामक नगर बसाए तथा मसनद प्रथा चलाई, जिसके अनुसार सिखों को अपनी आय का 10वां भाग गुरु को देना पड़ता था। ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने ही क्या चलाया था? तो गुरु अर्जुन देव ने तरन तारण और करतारपुर नामक नगर बसाए थे तथा मसनद प्रथा इन्होंने ही गुरु अर्जुन देव ने चलाई थी। मसनद प्रथा जिसके अनुसार सिखों को अपने आय का 10वां भाग गुरु को देना पड़ता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन डिटेल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन इनमें से किया था गुरु अर्जुन देव ने ही किया था। गुरु अर्जुन देव ने, जो सिखों के 5वें गुरु थे, ठीक है, जो सिखों के 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव ने ही आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। ध्यान रखेंगे इस चीज को कि आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे। डिटेल्स देखते हैं, एक्सप्लेनेशन से और अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान में आ जाएगा। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 ईस्वी तक 1581 से 1606 ईस्वी तक रहे थे 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा कराया गया था। ठीक है, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा कराया गया था। सिख संप्रदाय के इस पवित्र ग्रंथ में सिखों के 5 गुरुओं 18 हिंदू भक्तों और कबीर, बाबा फरीद, नामदेव और रैदास के उपदेश समाहित हैं। आदि ग्रंथ में सबसे पहले की रचनाओं में बंगाल के वैष्णव कवि जयदेव की रचनाएं हैं और अंतिम रचनाएं सिख गुरु तेग बहादुर की हैं। ठीक है, आदि ग्रंथ में सबसे पहले की रचनाओं में बंगाल के वैष्णव कवि जयदेव की रचनाएं हैं और अंतिम रचनाएं सिख गुरु तेग बहादुर की हैं। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? तो किनको मृत्यु दंड दिया गया था? तो गुरु अर्जुन देव को तो दिया गया था और गुरु तेग बहादुर को भी दिया गया था। ठीक है, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के शहजादे खुसरो को सहायता देने के कारण दिया गया था। ठीक है, और ये गुरु तेग बहादुर को भी दिया गया था औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड। ठीक है, और गुरु अर्जुन देव को किसको? तो जहांगीर द्वारा। तो दूसरा और चौथा हो जाएगा। तो दूसरा और चौथा गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गुरु अर्जुन देव
1581 से देखिए गुरु अर्जुन देव एवं गुरु तेग बहादुर को तत्कालीन शासकों जहांगीर और औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। गुरु अर्जुन देव को किससे? जहांगीर द्वारा, और गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब द्वारा। गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 ईस्वी तक गुरु रहे थे। सिखों के 5वें गुरु थे। जहांगीर से विद्रोह कर उसका पुत्र शाहजादा खुसरो आगरा से भागकर अफगानिस्तान की ओर जा रहा था। रास्ते में तरन तारण नामक स्थान पर उसने गुरु अर्जुन देव से भेंट की। गुरु ने उसे यथाशक्ति पूरी सहायता दी, जिससे जहांगीर रुष्ट हो गया और 1606 ईस्वी में षड्यंत्र का आरोप लगाकर उसने उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। ठीक है। गुरु अर्जुन देव ने तरन तारण और करतारपुर नामक नगर बसाए। उनका मुख्य कार्य आदि ग्रंथ का संकलन करना था। ठीक है। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था, आप लोग को पता है। गुरु अर्जुन देव ने मसनद प्रथा चलाई, जिसके अंतर्गत सिखों को अपनी आय का 10वां भाग गुरु को देना पड़ता था। ये भी पता है कि मसनद प्रथा गुरु अर्जुन देव ने, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे, उन्होंने ही मसनद प्रथा चलाई थी, जिसमें कि सिखों को अपने आय का 10वां भाग गुरु को देना पड़ता था। डिटेल्स थोड़ा ध्यान में रखते चलेंगे। और गुरु तेग बहादुर, जो कि 1664 से 1675 ईस्वी तक गुरु रहे थे, सिखों के 9वें गुरु थे। औरंगजेब से शत्रुता इन्हें विरासत में मिली थी। औरंगजेब ने इनके साथ जो व्यवहार किया उसके कई कारण बताए जाते हैं। बनर्जी के अनुसार गुरु की हत्या राजनीतिक कारणों से नहीं अपितु धार्मिक कारणों से हुई। औरंगजेब की बहुचर्चित कट्ट मुल्लावादी विचारधारा और धार्मिक कट्टरपन को सिखों की बगावत का एक कारण माना जाता है। 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर और औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड इसी कारण दिया गया था। ठीक है। गुरु अर्जुन देव को 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड इसी कारण दे दिया गया था, धार्मिक कट्टरपन के कारण। ठीक है। कटमुल्लावादी विचारधारा और धार्मिक कट्टरपन को सिखों की बगावत का एक कारण माना जाता है। ध्यान रखेंगे डिटेल्स को थोड़ा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? तो किसके मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? तो गुरु तेग बहादुर की। ठीक है। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? तो गुरु तेग बहादुर, जो कि सिखों के 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? तो कहाँ? हेमकुंड में। निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? तो हेमकुंड में सिख गुरुद्वारा अवस्थित है। बी आंसर हो जाएगा। प्रश्नगत दिए गए विकल्पों में हेमकुंड चमोली जिला उत्तराखंड नामक स्थान पर एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। डी आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना बिहार में हुआ था, जबकि मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है। ध्यान रखेंगे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। काफी बार पूछा जाता है, बीपीएससी या बिहार में तो काफी पूछा ही जाता है, क्योंकि इनका जन्म पटना में हुआ था इस वजह से। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को मृत्यु नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण। डी आंसर हो जाएगा। सिखों के 10वें गुरु अंतिम गुरु गोविंद सिंह की नांदेड़ महाराष्ट्र में जो है, नांदेड़ में एक अफगान सरदार द्वारा हत्या कर दी गई थी।
वहां पर उनके समाधि स्थल पर नांदेड़ गुरुद्वारा स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इसमें कि क्या किए थे गुरु गोविंद सिंह? उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया था। ठीक है, जो गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इसमें कि उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। ठीक है, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया था। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय खालसा पंथ में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने संपूर्ण सिख समुदाय को खालसा पुकारा। प्रत्येक सिख को अपने नाम के आगे सिंह उपाधि लगाने के लिए कहा तथा प्रत्येक को केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा रखने के आदेश दिए। ठीक है, जो 10वें गुरु थे गोविंद सिंह, उन्होंने सैनिक सिखों को एक सैनिक संप्रदाय या खालसा पंथ में परिवर्तित कर दिया था। ठीक है, और उन्होंने सिखों को अपने नाम के आगे सिंह उपाधि लगाने के लिए कहा था तथा प्रत्येक को केस, कंघा, कृपान, कच्छा, कड़ा रखने का आदेश दिया था। ये सब डिटेल्स थोड़ा ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार पूछ दिए जाते हैं। खालसा पंथ कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ? तो खालसा पंथ कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था? खालसा पंथ की स्थापना अंतिम सिख गुरु 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह जी ने 13 अप्रैल 1699 को बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में की थी। अतः खालसा पंथ की स्थापना हुए 300 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं। ठीक है, 300 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं। खालसा पंथ कितने वर्ष पूर्व कब लागू किया था? बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में की गई थी 1699 को। ठीक है, तो 300 वर्ष से ज़्यादा बीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने जी ने की थी, जो सिखों के 10वें गुरु थे। उन्होंने ही सिखों के सैनिक संप्रदाय या खालसा पंथ में परिवर्तित कर दिया था। ठीक है, सिखों को एक सैनिक संप्रदाय या खालसा पंथ में परिवर्तित कर दिया था। निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? जो अंतिम गुरु थे 10वें गुरु, वही उन्होंने ही गुरु गोविंद सिंह ने ही कर दी थी। ये आंसर हो जाएगा। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। आपको पता है कि जो सिखों के अंतिम गुरु थे 10वें गुरु, वो गुरु गोविंद सिंह थे। बी आंसर हो जाएगा। खालसा के संस्थापक गुरु थे कौन थे? तो वो थे गुरु गोविंद सिंह थे। डी आंसर हो जाएगा। खालसा के संस्थापक गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंदा बहादुर का मूल नाम था। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो लक्षण देव था बंदा बहादुर का मूल नाम। बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्षण देव। बी आंसर हो जाएगा। बंदा बहादुर का मूल नाम लक्षण देव अथवा लक्षण देव था। लक्षण देव अथवा लक्ष्मण देव अथवा लक्षण देव था। बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव अथवा लक्षण देव था। लक्ष्मण देव को यह नाम सिख गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। ठीक है, लक्ष्मण देव को यह नाम सिख गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिख संप्रदाय का अंतिम शासक था। तो सिख संप्रदाय का अंतिम शासक जो था दलीप सिंह था। दलीप सिंह। सिख संप्रदाय का अंतिम शासक कौन था? तो दलीप सिंह था। ये आंसर हो जाएगा। पंजाब के सिख साम्राज्य के अंतिम शासक दलीप सिंह थे। 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया तथा दलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। ठीक है,
1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया था, ठीक है, तथा दलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया था। 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया, ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य में, और दलीप सिंह को पेंशन देकर के ब्रिटेन भेज दिया गया था। ध्यान रखेंगे, मराठा राज्य और संघ से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है? तो मराठों के उत्कर्ष का इनमें से कौन सा कारण सही है? तो उपर्युक्त सभी। धार्मिक चेतना उनमें थी मराठों में, भौगोलिक सुरक्षा, ठीक है, वो पहाड़ों के बीच रहते थे ना, धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनैतिक जागृति भी उनमें आ गई थी, उच्च नैतिक शक्ति, ठीक है, तो ये चारों था। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है? तो उपयुक्त सभी, ई आंसर हो जाएगा। मराठों के उत्कर्ष के लिए उपयुक्त सभी कारण सही है। मराठा शक्ति का उत्कर्ष किसी एक व्यक्ति या विशेष व्यक्ति समूह का कार्य न था और न किसी विशेष समय में उत्पन्न हुई अस्थायी परिस्थितियों का ही परिणाम था। मराठा शक्ति के उदय का आधार महाराष्ट्र के संपूर्ण निवासी थे। उन्होंने जाति, भाषा, धर्म, साहित्य और निवास स्थान की एकता के आधार पर राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया और उस राष्ट्रीयता को संगठित करने के लिए एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की इच्छा व्यक्त की। महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियां भी मराठा शक्ति के उत्कर्ष में सहायक थीं। शिवाजी और अन्य मराठा नेताओं की उच्च नेतृत्व क्षमता भी इसमें भागीदार थी, ठीक है। शिवाजी और अन्य मराठा नेताओं की उच्च नेतृत्व क्षमता भी इसमें जिम्मेदार थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। चित्र में छायांकित क्षेत्र राज्य दर्शाता है किसका? तो ये मराठों का राज था, ये वाला। ऐसे महाराष्ट्र और ये सब ऐसे थोड़ा उत्तर में भी गुजरात है सर, ये सब होते हुए राजस्थान वाला ये सब एरिया। तो ये किसका था? तो मराठों का था राज्य। तो डी आंसर हो जाएगा। उपरोक्त मानचित्र का छायांकित भाग मराठों के राज्य एवं प्रभाव क्षेत्र को दर्शाता है। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो शिवाजी ने मुगलों को सलहार के युद्ध में हराया था, ठीक है। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो सलहार के युद्ध में हराया था। शिवाजी ने 1659 ईस्वी में सलहार के युद्ध में मुगलों को हराया था। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी ने 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की। 53 वर्ष की आयु में 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। 53 वर्ष की आयु में 1680 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी? तो छत्रपति की उपाधि 1674 ईस्वी में ना, शिवाजी ने 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की थी, ध्यान रखेंगे, 1674 ईस्वी में। और जन्म कब हुआ था? तो शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। तो 1627 ईस्वी में 1627 और 1674 हो जाएगा ना, तो 1627 में जन्म हुआ और 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो डी आंसर हो जाएगा। 1627 में जन्म और 1674 में राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की थी, ध्यान रखेंगे इन डिटेल्स को। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है दोस्तों। अभी तक हम लोगों ने मॉडर्न कर लिया है, मेडाइवल भी करीब करीब कंप्लीट ही है, एंशिएंट पूरा कंप्लीट है,
और ज्योग्राफी के भी काफ़ी वीडियो आ चुके हैं, ठीक है। तो सारे वीडियो और मैपिंग के भी काफ़ी कराए जा चुके हैं, जिससे कि जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरह से मैपिंग का सेक्शन, वर्ल्ड मैपिंग भी, वर्ल्ड का मैप भी करवाया जा चुका है बहुत सारा, अभी उसमें और भी बाकी है। और इंडियन मैप भी करवाया जा चुका है, एक आध वीडियो आया है, और धीरे धीरे और भी कराए जाएंगे, और भी सब्जेक्ट आएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो आप लोग को पसंद आता हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरह के उपयोगी वीडियो तब कभी भी डालूं तो आप लोग के तैयारी में और भी बेहतर आप लोग का तैयारी हो सके, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो अफजल खां, ठीक है। अफजल खां ने, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने, तो अफजल खां को भेजा था बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए, अफजल खां को, ठीक है। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो अफजल खां को भेजा था, ठीक है। बी आंसर हो जाएगा। बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में अफजल खां नामक अनुभवी एवं विश्वस्त सेना नायक को शिवाजी की महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने के लिए भेजा था, किंतु कूटनीतिज्ञ शिवाजी ने उसका वध कर दिया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो आगरा में, ठीक है, आगरा में कैद थे। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो आगरा में कैद थे, बी आंसर हो जाएगा। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय आगरा नगर के जयपुर भवन में कैद थे, नजरबंद थे, ठीक है। आगरा नगर के जयपुर भवन में कैद थे। शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा में 1666 ईस्वी में कैद कर दिया था, ठीक है। किसने किया था? शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा में 1666 ईस्वी में कैद कर दिया था। इस प्रकार सही उत्तर विकल्प बी है, ठीक है, आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? तो शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़, ये आंसर हो जाएगा। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ थी, ये आंसर हो जाएगा। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ, उस समय जो महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक करवाया था। कौन विद्वान ने उनका राज्याभिषेक करवाया था? तो महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने, ठीक है, उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक करवाया था शिवाजी का, ठीक है। 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक अपना करवाया था और छत्रपति की उपाधि धारण की थी, ठीक है। कब? तो 1674 ईस्वी में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे डिटेल्स। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो आप लोग को पता है कि शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी, ये आंसर हो जाएगा। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी, तो अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद किनकी थी? तो वो मराठा प्रशासन की थी, ठीक है, मराठा प्रशासन की थी अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद। काफी बार पूछा जाता है कि अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद किसकी थी? तो मराठा प्रशासन की थी, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो अष्टप्रधान जो मंत्रिपरिषद थी उनमें कौन क्या थे एक बार देखते हैं। पेशवा क्या था? तो राजा का प्रधानमंत्री था। पेशवा राजा का प्रधानमंत्री था, काफी बार पूछा जाता है, तो उसको ध्यान रखेंगे। पेशवा क्या था? तो राजा का प्रधानमंत्री। अमात्य क्या था? तो अमात्य वित्त एवं राजस्व मंत्री था। अमात्य वित्त एवं राजस्व मंत्री।
वाक्यानविश या मंत्री क्या था? तो राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखता था। वाक्यानविश या मंत्री क्या था? तो राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखता था। सचिव कौन था? तो राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखना। सचिव का कार्य क्या था? तो राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखना। और सुमंत, सुमंत बहुत बार पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। सुमंत विदेश मंत्री थे। सुमंत या दबीर जो थे विदेश मंत्री थे। ठीक है, इसके बारे में काफी बार पूछा जाता है। विदेश मंत्री तो सुमंत या दबीर। सेनापति या सर ए नौबत, सेनापति या सर ए नौबत क्या था? तो सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंध करना, ये सेनापति या सर ए नौबत का कार्य था। ठीक है। अब पंडित राव क्या था? तो पंडित राव विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाता था। पंडित राव क्या था? तो विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाना। और न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सुमंत या दबीर ध्यान रखेंगे, ये काफी बार पूछा जाता है, विदेश मंत्री थे। ठीक है। अमात्य क्या था? तो वित्त एवं राजस्व मंत्री। और पेशवा जो था राजा का प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री तो पेशवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी के समय सरनोबत का पद संबद्ध था। तो सरनोबत का पद सैन्य प्रशासन का था। ठीक है, सर ए नौबत या सरनौबत। देखिए, सर ए नौबत सेना की भर्ती, संगठन, रसद, सेनापति का पद था। ठीक है, तो सैन्य प्रशासन से। शिवाजी के समय सर ए नौबत का पद संबद्ध था, तो सैन्य प्रशासन से। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था? तो अभी आपने देखा था, सुमंत जो था विदेशी मामलों की देखरेख करता था। ठीक है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था? तो सुमंत था। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी के शासन काल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? विदेश मंत्री को कहा जाता था क्या? तो सुमंत कहा जाता था विदेश मंत्री को। शिवाजी के शासन काल में विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था, तो ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? तो अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? तो शिवाजी के राज्य प्रबंध में अष्टप्रधान मंत्री परिषद सहायता करती थी। ठीक है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? तो शिवाजी के। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे। ठीक है, राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे, तो ये सही है, लेते थे। अष्टप्रधान इनकी मंत्री परिषद थी शिवाजी की, ये सही है। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था, तो ऐसा नहीं था, स्वतंत्र प्रभार नहीं रखता था, ये गलत है। ए सही और आर गलत। ठीक है, आर गलत, ए सही, तो कौन सा? सी आंसर हो जाएगा। ए सही परंतु आर गलत, सी आंसर हो जाएगा। डिटेल्स देखिए, इससे और अच्छे से समझ आएगा। शासन में शिवाजी की सहायता के लिए 8 बड़े अधिकारी या मंत्री थे। वे एक मंत्री परिषद की तरह कार्य नहीं करते थे। वे एक मंत्री परिषद की तरह कार्य नहीं करते थे। प्रत्येक मंत्री अपने अपने विभाग का प्रधान था और यह शिवाजी की इच्छा पर निर्भर करता था कि वह उनसे पृथक पृथक अथवा सम्मिलित रूप से सलाह ले। ठीक है, पृथक पृथक या सम्मिलित रूप से भी सलाह ले सकता था। उनकी सलाह को मानने के लिए भी शिवाजी बाध्य नहीं थे, ये ध्यान रखेंगे। वे 8 प्रधान वस्तुतः शिवाजी के सचिवों की भांति कार्य करते थे, केवल सचिव की भांति काम करते थे। ठीक है, शिवाजी द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना और विस्तृत रूप से शासन की देखभाल करना उनका प्रमुख दायित्व था। ठीक है, ये अष्टप्रधान तो था लेकिन फिर भी सर्वे सर्वा जो थे शिवाजी ही थे, जो छत्रपति थे वही सर्वे सर्वा होते थे। उनकी बात को मानना ना मानना उनके ऊपर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संभाजी के बाद
मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? तो वो थे बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया था? तो बालाजी विश्वनाथ ने मराठा शासन को संभाजी के बाद सरल और कारगर बनाया था। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, संभाजी के बाद मराठा शासन को पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने सरल एवं कारगर बनाया। मराठा छत्रपति शाहू ने बालाजी को पेशवा के पद पर नियुक्त किया। 17 नवंबर 1713 ईस्वी का दिन केवल बालाजी तथा उसके परिवार के लिए नहीं अपितु संपूर्ण मराठा जाति के लिए भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस दिन से सत्ता छत्रपति के हाथों से निकलकर पेशवा के हाथों में स्थानांतरित हो गई। बालाजी विश्वनाथ की सबसे बड़ी उपलब्धि मुगलों तथा मराठों के मध्य एक अस्थायी समझौते की व्यवस्था थी, जिसमें दोनों पक्षों के अधिकारों तथा प्रभाव क्षेत्र की विधिवत व्यवस्था की गई। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। वीडियो पसंद आता हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो जब भी डालूं उपयोगी तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।